वंदे मातरम। नमस्कार। नमस्कार, वंदे मातरम। अभी विषय दिया है हमारी नदियां, जल स्रोत और स्वस्थ जीवन शैली की रीढ़ हैं। ये कितनी सही बात, कितना सही कोटेशन है ये अपने आप में। सामान्यतः नदी शब्द जब हम प्रयोग करते हैं तो एक जब भी नदी बोलते हैं तो एक अंतर्मन से एक सम्मान निकल के आता है, एक भाव निकल के आता है। नदी शब्द वस्तुतः संस्कृत के नद शब्द से आया है। संस्कृत में इसे सरिता भी कहते हैं। सामान्यतः नदियों के दो प्रकार हम देखते हैं, एक बरसाती होती है और एक सदानीरा होती है। देश की आजादी के बाद हमने दो महत्वपूर्ण काम किए। एक तो जिन नदियों को हम सुखा सकते थे उनको हमने सुखा दिया, और जिन नदियों को हम सुखा नहीं सकते थे उन नदियों को हमने गंदा कर दिया। ये दो डेवलपमेंट में दिखाई देते हैं। गंगा और नर्मदा जैसी अनेक बड़ी नदियां जो सदा निरा थी, उन्हें हमने गंदा कर दिया। कहते हैं नदियां संस्कृति का पालना है। मनुष्य सभ्यता का विकास नदियों के किनारे हुआ। हमने नदियों को माँ की संज्ञा दी, माँ माना। माँ जाना नहीं, माँ माना। मानने और जानने में बहुत अंतर है। आप यूरोप में या विदेशों की उन नदियों को देखिए जिन्हें वो माँ नहीं कहते, लेकिन फिर भी उनकी नैतिकता ऐसी है कि उनकी नदियां आपको जैसा डिस्टिल वाटर में पानी होता है वैसी सॉफ्ट नदियां वो रखते हैं। तो मानने और जानने में ये अंतर है। एक चीज हमें समझना होगी नदियों को लेकर, हमारी जो संस्कृति है वह स्व केंद्रित नहीं है, वह समग्रता के पद की अनुयायी है। अर्थात अनेकता में एकता नहीं, अनेकता में एकता नहीं। हमारे यहाँ कहा गया एको अहम बहुश्याम, वह एक है और वह अलग अलग रूपों में प्रकट हुआ है। तो जैसे एक उदाहरण के लिए आप समझिए कि जैसे मैं आपके पैर के अंगूठे को दबाता हूं तो आपके पूरे शरीर में दर्द होता है। मैंने पैर के अंगूठे को दबाया लेकिन आपकी आंखों में आंसू आए, आपके चेहरे के भाव बिगड़ गए। वस्तुतः पैर के नाखून से सिर के बाल तक जिस प्रकार हम एक इकाई हैं और हमें दर्द होता है, वैसे ही किसी भी नदी को देखने का दृष्टिकोण कैसे विकसित करना कि प्रत्येक नदी अपने उद्गम केंद्र से लगा करके अपने संगम केंद्र तक वस्तुतः एक जीवमान इकाई है। लेकिन दुर्भाग्य 65-70 सालों में जो हमने कार्य संस्कृति विकसित करी, हमने नदियों को टुकड़े टुकड़े में देखा। ये मध्य प्रदेश की सीमा है, ये राजस्थान की सीमा है, ये महाराष्ट्र की सीमा है। इनको लेकर कई सारे विवाद अनेक प्राधिकरण जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाए उसके अंदर चल रहे हैं। नदियों की हम लड़ाई भी टुकड़े टुकड़े में लड़ रहे हैं। तो ये दृष्टिकोण, ये पाश्चात्य दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण भारतीय संस्कृति में कभी था ही नहीं नदियों के प्रति। एक नदी कार्यकर्ता होने के नाते मैंने अपने जीवन में 5 वर्ष नर्मदा के उद्गम केंद्र से उसके संगम के केंद्र भरूच तक बहुत ही शानदार बात अनेक है। अलग अलग विषयों को लेकर काम किया। तो मैंने यह पीड़ा महसूस करी। जैसे आज नदियों के संबंध में बात हो रही तो सबसे पहले, क्योंकि जब भी नदी का नाम आता है तो या तो हम गंगा पे बात करेंगे या हम नर्मदा पे बात करेंगे। ये दो नदियां हमारी आइडियल नदियां हैं देश के अंदर। जैसे गंगा की बात होती तो गंगा 13,000 फीट की ऊंचाई पर गंगोत्री नाम के एक ग्लेशियर जिसे गोमुख कहते हैं, उसके पिघलने के कारण गंगा का जन्म होता है। और गंगा गंगोत्री में ग्लेशियर से निकलती है और इस तरीके से उसमें पानी का प्रवाह बनता रहता है। लेकिन आप देखिए गंगोत्री के जिस ग्लेशियर से वहां निकली है, वह ग्लेशियर वैसे तो 1971 से सिकुड़ने की, उस ग्लेशियर को सिकुड़ने की गति तेज हुई है। 1996 से लगाकर 1999 तक महज 4 वर्षों के अंदर, ये नासा की रिपोर्ट है कि महज 4 वर्षों के अंदर वह ग्लेशियर 76 मीटर तक सिकुड़ गया। नासा ये भी कहता है कि तकरीबन 25 वर्षों के अंदर उस ग्लेशियर के सिकुड़ने का अनुमान जो है वो 850 मीटर है। और ये आखिरी आंकड़े लिए गए थे 2001 में। 2001 में ही नासा ने फिर अनुमान लगाया था कि आने वाले 25 वर्षों के भीतर संभवतः यह ग्लेशियर 1 किलोमीटर तक सिकुड़ जाएगा। अब 30 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर, 2 से 4 किलोमीटर चौड़ा ग्लेशियर कोई बहुत बड़ा तो है नहीं। यदि वो 1 किलोमीटर सिकुड़ जाता है तो
तो महज आने वाले 30 वर्षों में उस ग्लेशियर की स्थिति क्या होगी, इसका अनुमान हम नहीं लगा सकते। अगर ये कहें कि अगर ये ग्लेशियर इसी गति से सिकुड़ता गया तो आने वाले 50 वर्षों के अंदर गंगा एशिया के सबसे बड़े गंदे नाले के रूप में तब्दील हो जाएगी। भारत सरकार के एक जाने माने इंस्टीट्यूट वाडिया ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ने साल 2016 में एक स्टडी की थी। उनकी स्टडी रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य सामने निकल कर आए थे। गर्मियों के मौसम में जहां ब्लैक कार्बन की मात्रा सामान्य से 400 गुना ज्यादा बढ़ जाती है ग्लेशियरों के ऊपर, तो ब्लैक कार्बन क्या करता है, ये लाइट को, प्रकाश को अवशोषित करता है और इसके कारण ग्लेशियर के ऊपर गर्मी बढ़ती है और गर्मी बढ़ने के कारण पानी का तेज रिसाव होता है। तो होता क्या है, अब विषय ये आता है कि ये जो ब्लैक कार्बन जिसको हम कहते हैं, ये ग्लेशियर पे कैसे बढ़ा। तो इसके लिए 3 रीजन उस स्टडी में निकल के आए। एक तो जो किसान आसपास क्षेत्रों में जो अभी देश में आंदोलन हुआ था, आपको ध्यान होगा, पराली जलाने को लेकर, जो पराली जलाते हैं और उस पराली के अंदर जितनी भूसा जलने के बाद आसमान में चला जाता है और धीरे धीरे वो ठंडी जगह बैठना शुरू कर देता है। ऐसे ही पेट्रोल और डीजल और पराली, इन 3 को उसने कारण माना ब्लैक कार्बन का कि ग्लेशियर पिघलने का मुख्य कारण ये। अब नतीजा आप देखिए, अभी आप उत्तराखंड में एक त्रासदी देख चुके हैं, जलजला आना और भी इससे भयानक परिणाम आ सकते हैं। ये धीरे धीरे जो बर्फ ग्लेशियर के पिघलने से जो नदियां चलती है उनके क्षेत्र में ऐसा हो रहा है। लेकिन जब हम मध्य प्रदेश में बात करते हैं, देश के और भागों में बात करते हैं, तो कुछ नदियां ऐसी जो ग्लेशियर के पिघलने से नहीं चलती है, जो अपने आसपास जो वन क्षेत्र है उस वन क्षेत्र के कारण, अपने मैदानों के जलग्रहण क्षेत्र के कारण चलती है। उसमें एक नर्मदा है। जितना मैंने नर्मदा को देखा है, उस पे जो वनों का प्रतिशत पिछले कुछ वर्षों में तेजी से वन घटे हैं। अब देखिए, नर्मदा का संपूर्ण जलग्रहण क्षेत्र सतपुड़ा और विंध्याचल के जंगलों के कारण, ये सतपुड़ा और विंध्याचल के ऊपर करोड़ों करोड़ जो पेड़ है, वृक्ष लगे हैं, ये वृक्ष बरसात के पानी को उन पहाड़ों में उतार देते हैं और ये दोनों पहाड़ सतपुड़ा और विंध्याचल ये नर्मदा के लिए वाटर बैंक का काम करते हैं और नर्मदा को ये दोनों पहाड़ वर्ष भर धीरे धीरे पानी रिलीज करते रहते हैं और इस तरीके से नर्मदा पूरे वर्ष सदा नीरा के रूप में बहती रहती है। अब नर्मदा के जल ग्रहण क्षेत्र में भी पानी की कमी आई है। देखिए, अभी एक वृक्षों की बात करें तो एक वृक्ष औसतन अपने जीवन काल में एक वृक्ष एक वर्ष के अंदर 3700 लीटर पानी बादलों से खींचने के लिए उत्तरदायी होता है और लगभग उतना ही पानी वो भूमि के अंदर उतार देता है। इस तरीके से वृक्ष की अपनी महिमा है। अगर हम मैं जब नर्मदा के किनारे काम करते थे तो हम लोग हरियाली चुनरी लगाते थे। हरियाली चुनरी का मतलब होता है कि जब कोई पर्व होता है, त्योहार होता है, नर्मदा जयंती होती है, तो उस दिन आदमी एक सिंथेटिक साड़ी का टुकड़ा लेकर के जाता है और वो नर्मदा जी में प्रवाहित कर देता है और वो नर्मदा मैया को कहता है कि मैं आपको ये चुनरी ओढ़ा रहा हूँ, आप मेरी मनोकामना पूरी करना। इसकी बजाय अगर हम उसके किनारे 51 वृक्ष, 101 वृक्ष या 25 बाय 25 मीटर, 100 बाय 100 मीटर की कोई एक हरियाली चुनरी अगर बुन दें, यानी इतने वृक्ष लगा दें उस दायरे के अंदर, तो अपने आप में एक चुनरी है। हम एक वृक्ष लगाएंगे तो हो सकता है एक वृक्ष का जितने डायमीटर का एक वृक्ष होता है 10 बाय 10 डायमीटर का, तो उतनी बड़ी हरियाली चुनरी हो गई। तो हमने इस तरह की एक कार्य संस्कृति विकसित करना है कि नदियों के किनारे ज्यादा से ज्यादा अगर हम जाए तो हमें एक वृक्ष कम से कम लगाना ही चाहिए। और वृक्ष लगाने के लिए हमने आसपास के जन समुदाय को, स्वयंसेवी संगठनों को मोटिवेट करना चाहिए। जब एक कल्पना थी दिमाग के अंदर कि अमरकंटक से भरूच तक अगर दोनों किनारों पर वृक्षों का एक जाल खड़ा कर दिया जाए, सतपुड़ा और विंध्याचल के इन जंगलों के कछार, नदी के कछार क्षेत्र में, और आप कभी सैटेलाइट से या हेलीकॉप्टर से जब ऊपर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि नर्मदा के गले में किसी ने हरा हरा दुपट्टा डाला है, ग्रीन दुपट्टा। ये एक हरियाली चुन रही है। तो इस तरीके से नदियों के किनारे हम एक वृक्षों का जाल खड़ा कर सकते हैं। एक वृक्ष 22 किलो कार्बन डाइऑक्साइड एक वर्ष में रिड्यूस करता है और 100 किलो
ऑक्सीजन एक वर्ष में एक वृक्ष देता है, एक मनुष्य 24 घंटे में 1 किलो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशंस करता है और वर्ष भर में 365 केजी CO2 को वातावरण में छोड़ता है। एक मनुष्य को वर्ष भर में 740 किलोग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। अब इस अनुमान को समझ करके मैं ये सोचूं कि मुझे सांस लेने के लिए कितने वृक्ष जरूरी है, तो औसतन 7 से 9 वृक्ष अगर मैंने अपने जीवन काल में लगाए हैं, तब मैं दोनों हाथ खड़े करके कह सकता हूं कि मुझे सांस लेने का हक है। इतने वृक्ष जो मैं 365 केजी CO2 रिड्यूस करूंगा, वातावरण में छोड़ूंगा, उसको इतने वृक्ष उसको वातावरण से रिड्यूस करेंगे और लगभग उतनी ही ऑक्सीजन जनरेट करेंगे जितनी मुझे चाहिए, तब मुझे सांस लेने का हक है। एक पूर्ण विकसित अवस्था में एक पेड़ 198 प्रकार के रसायनों को सोखता है, 6% धुआं फाग को कम करता है। अगर हमें जैव विविधता लानी है किसी पहाड़ी क्षेत्र को या किसी स्थान विशेष को, अगर मुझे जैव विविधता की दृष्टि से विकसित करना है, तो मुझे लगता है बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, न कुछ राशि खर्च करने की आवश्यकता है। अगर उस क्षेत्र को सुरक्षा की दृष्टि से फेंसिंग करके आदमी और जानवर का प्रवेश बंद कर दिया जाए, तो आने वाले कुछ वर्ष में उसमें सारी प्रकार के वनस्पति, पौधे, तितलियां, जो भी जैव विविधता की दृष्टि से आवश्यक है, वो अपने आप आपको दिखने लगेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा नुकसान मनुष्य करता है और जानवर करते हैं, इन्हें हमें रोकना होगा। एक वृक्ष 80 प्रकार के प्रजाति जो जैव विविधता में पक्षियों की है, उनका पोषण और संवर्धन करता है। कुल मिला के सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रकृति को, नदी को, पर्यावरण को खराब करने के 150 कारण हो सकते हैं, 200 कारण हो सकते हैं, पर सुधारने का यदि कोई एक सबसे बड़ा कारण है और जो हमारे हाथ में है और जो हम कर सकते हैं, तो हमें वृक्ष लगाना चाहिए। वृक्ष अपने आप में, अगर ये कहा जाए कि मेरे वास्तविक फेफड़े पेड़ पे लटके हैं, क्योंकि मैं ऑक्सीजन लेता हूं और मैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता हूं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वृक्ष लेते हैं, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मेरे आधे फेफड़े पेड़ पर लटके हैं। वृक्ष और मेरा जीवन दोनों एक दूसरे से जुड़ा है, पारस्परिकता का हमारा जीवन है। अगर आपके पास, आप अगर एक संस्था के रूप में काम करते हैं, आपके पास CSR फंड है, यदि आप डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, और आप यदि सोशल एक्टिविस्ट हैं और आप ऐसा कोई फंड रेज कर सकते हैं और आपके आसपास कोई शासकीय जमीन है, तो आप वहां एक जंगल खड़ा करिए। वो जंगल, एक उदाहरण मानिए कि अगर वो जंगल 1 हेक्टेयर का होता है, हम कुछ लोग मिलकर, कुछ संस्था मिलकर ऐसा प्लान, योजना बना रहे कि 1 हेक्टेयर का हमें जंगल खड़ा करना है, तो मोटा मोटा मानिए कि 1 हेक्टेयर का जो जंगल है वह 3 मेट्रिक टन अशुद्ध वायु वातावरण से सोख लेगा। 1 मेट्रिक टन शुद्ध वायु जो है वो आप पर्यावरण में देगा, और 70 मेट्रिक टन धूल के कण, खतरनाक जहरीले तत्वों को वातावरण में जाने से पेड़ के पत्ते और टहनियां रोक लेंगे। इस तरीके से हमने जंगल खड़ा करना चाहिए। देखिए, चूंकि नदी के संबंध में बात कर रहे हैं, तो वृक्ष को लेकर मैंने ये सारी बातें कही, क्योंकि वृक्ष लगाने का मतलब सामान्य वृक्ष मत मानिए, आप ये उसको अपने जीवन से जोड़िए। नदी किनारे जब हम काम करते थे, तो मुझे लोगों का एक व्यवहार देखकर बहुत ही दुख होता था कि कोई पूजा अर्चना करने आया, तो पूजा की सामग्री जिस पॉलीथीन के अंदर वो भर के लाया, उसने मैया को, नदी को जो फूल चढ़ाने थे चढ़ाया, अगरबत्ती लगानी थी लगाई, दिया लगाना था लगाया। पर सबसे बड़ी समस्या इस देश के अंदर ये है कि नदी जैसे नदी नहीं है, कोई डस्टबिन है, वह पूजा करने के बाद सारी सामग्री वहीं छोड़ के चला गया। आदमी आया, उसने ब्रश किया, पुनः नदी के अंदर किया, जैसे नदी नदी नहीं है, कोई डस्टबिन है। आदमी आया, कोई आया, वो जूते धोने लग गया, कोई साबुन से नहाने लग गया। तो नदी के प्रति यह जो व्यवहार है हमारा, इस व्यवहार को ठीक करने की आवश्यकता है। जब शुरू मिल गया, तो मेरा भी धीरे धीरे एक नदी के प्रति, जब नदी संवाद, जिसे मैं वृक्ष संवाद कहता हूँ, नदी संवाद कहता हूँ, नदी के साथ संवाद शुरू हुआ। पहले मैं भी इतना इमार्टल नहीं था नदियों को लेकर, उनके काम करने को लेकर, देखने को लेकर। तो मुझे एक पुलिस अधिकारी हैं जो अभी मध्य प्रदेश में, आप कुछ लोग जानते हैं, DIG हैं, वो एडिशनल SP भी रहे हरदा के अंदर। एक दिन मैंने देखा कि वो नर्मदा के किनारे प्रतिदिन आते थे
उस घाट के ऊपर नेमावर में, और आकर एक बैग जो 50 किलो का जो प्लास्टिक का बैग होता है उसके अंदर आकर वहां कचरा बिनना शुरू कर देते थे। जो प्लास्टिक थे, जो निर्माल्य थे, जो लोग छोड़ जाते थे, वो सब इकट्ठा कर देते। तो कुछ वॉलेंटियर जो स्वयंसेवी संस्था के प्रतिनिधि थे, उन्होंने कहा, सर आप एडिशनल एसपी हैं, आप ये क्या कर रहे हैं, ये सारा प्लास्टिक आप हमें दे दीजिए, हम इसको जला देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, आप अपना काम करिए, मैं माई के किनारे आया हूँ, मैं आधा घंटा 1 घंटा मेरा रोज ये सेवा कार्य होता है और ये काम मैं करूंगा। बोले आप ये प्लास्टिक कहाँ ले जा रहे हैं? बोले मैं इसे अपने घर में ले जाऊंगा और वहां जाके जलाऊंगा तो मेरे घर का वायुमंडल ठीक हो जाएगा। वो कचरा भी किसी को नहीं देते थे, वो अपना कचरा भी नदी से दूर ले जाते थे और वो यह प्रतिदिन करते थे। नदियों को देखने का, काम करने का दृष्टिकोण विकसित करने की दिशा में ये एक अद्भुत उदाहरण था। नदियों पे काम करने की एक वर्क संस्कृति खड़ी हो इस देश के अंदर, नदी काम का विषय बने। अभी नदी घंटी, घड़ियाल या अगरबत्ती और पूजा का विषय है, ये पूजा के विषय से ज्यादा काम का विषय बने, इसको लेकर एक कार्य संस्कृति विकसित करने की आवश्यकता है। नदी किनारे आप देखिए, बड़े बड़े जितने शहर है, नर्मदा के किनारे मैंने देखा है करीब 102 नाले सीधे आकर नर्मदा में मिलते हैं। बड़े बड़े जबलपुर, डिंडोरी, मंडला, होशंगाबाद। रिवर और सीवर, ये दोनों को अलग अलग करना होगा, दोनों को अपना अपना स्पेस चाहिए। दोनों का पानी सीधे नर्मदा के अंदर आता है। अभी इन नालों के कारण भी कितना सारा पानी नर्मदा जी का प्रदूषित होता है, गंदा होता है। और आश्चर्य देखिए कि जहां ये सीवर का पानी बड़े बड़े पाइप के माध्यम से जिस घाट पे गिरता है, वही लाखों श्रद्धालु स्नान करते हैं। ये बात समझ में नहीं आती कि सीवेज भी वही है और वही लोग नहा रहे हैं। मुझे लगता है इसको लेकर कोई अब चूंकि मैं जिनसे बात कर रहा हूँ वो सोशल एक्टिविस्ट हैं, समाज के लोग हैं, तो मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप ये कहेंगे कि ये सरकार का विषय है, पर जन जागरण और दबाव तो समाज के लोग ही बनाएंगे, हमें ही बनाना पड़ेगा। विकास को समझने का मापदंड, लोग हमेशा कहते हैं कि ये काम सरकार का, सरकार को करना चाहिए। मेरा यह मानना है कि सरकार अगर आगे है और समाज पीछे है तो केवल विनाश होगा। समाज अगर आगे है और सरकार पीछे है तो विकास होगा। 10 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले हम कहाँ खड़े थे और आज हम कहाँ खड़े हैं? 20 वर्षों में हमने कंक्रीट के बड़े बड़े महल खड़े करे हैं और हमने कई पेड़ों को काटा है। इसको विकास नहीं मानना चाहिए। 20 साल पहले जिस क्षेत्र में मैं, जिस कछार में, नदी के कछार में, जिस घाट के ऊपर मैं खड़ा हूँ, वहां 20 वर्ष 30 वर्ष पहले कितने वन क्षेत्र थे, कितना जंगल था, और आज वो घाट कितना बड़ा मजबूत बना है और वहां कितने बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनी है। इसको आपको समझना होगा कि हमें विकास किसको मानना है। हम विकास की अवधारणा को हमें एक नए दृष्टिकोण से देखना होगा। देखिए, ये नदी को लेकर मेरी एक पीड़ा है जो मैंने आपके सामने शेयर करी, नर्मदा को लेकर। अब ऐसे ही बहुत सारे तालाब हैं, कुएं हैं, बावड़िया है, जो गंदगी के ढेर में तब्दील हो गई। और ये सारी बावड़िया, कई सारी बावड़ियों को मैंने देखा है जहाँ घर बन चुके हैं, जहाँ मैदान बन चुके हैं, उन्हें बंद कर दिया गया है, उन्हें दबा दिया गया है। अभी 22 मार्च विश्व जल दिवस के दिन हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि 30 मार्च से आगामी नवंबर, संभवतः उन्होंने तारीख 30 मार्च से 30 नवंबर के बीच में उन्होंने कहा, कैच द रेन, हमें वर्षा जल को पकड़ना है। अगर मैं एक किसान हूं तो किसान होने के नाते मुझे वर्षा जल को कैसे पकड़ना है। अगर मैं एक शहरी हूं तो एक शहरी होने के नाते मैं कैसे वर्षा जल को अपने बोरिंग में रिस्टोर कर सकता हूँ। एक सोशल एक्टिविस्ट, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपने शहर की बावड़ी को कैसे ठीक कर सकता हूँ। अगर मेरे शहर में कोई नदी निकली है या कोई नदी सूख गई है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि हमने कई सारी नदियों को सुखा दिया और जिन्हें सुखा नहीं सकते थे उन्हें गंदा कर दिया। तो अगर मैं उस शहर में रहता हूँ और वहां से कोई नदी निकली है, तो नदी को ठीक करने की दिशा में, उसे उसके पुनर्जीवित करने की दिशा में मैं क्या कर सकता हूँ, इस बात की हमें चिंता करनी होगी। हम रोजाना के जीवन के अंदर 27% पानी केवल नहाने और पीने में व्यय कर देते हैं। अभी देश भर के वैज्ञानिक ये मानते हैं कि देश का एक औसत मनुष्य 45 लीटर पानी नहाने और पीने में व्यय करता है।
पहले सरकार ये मानती थी कि एक औसतन परिवार मिनिमम, मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा हूं, मैक्सिमम तो 250 लीटर है, मिनिमम 150 लीटर पानी अपने नहाने पीने और धोने के काम में लेता है। एक परिवार की बात हो रही है जो 4-5 लोगों का एक परिवार होता है। तो इस दृष्टिकोण से माने, अब देखिए मैं एक सोशल एक्टिविस्ट के नाते एक प्रयोग बताता हूँ। हमें इस दिशा में अगर 150 लीटर पानी एक परिवार की खपत है, न्यूनतम बता रहा हूँ, है ना, एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, तो 365 दिन में 150 मल्टीप्लाई 365 इक्वल्स टू करीब 54,750 लीटर पानी मैंने वर्ष भर में बोरिंग के माध्यम से, हैंडपंप के माध्यम से या कुएं बावड़े के माध्यम से इतना विड्रा किया है। इतना पानी अगर मैं प्रकृति को वापस लौटा देता हूं तो ही मुझे पानी का उपयोग करने का अधिकार है, मैं ऐसा मानता हूं। तो हम क्या कर सकते हैं इस दिशा में, हमें एक डोमेस्टिक वाटर बजट जारी करना चाहिए। मेरे घर में 10 सदस्य है, मेरे घर में 5 सदस्य है, हम कितना पानी बोरिंग से विड्रा करते हैं, इतना पानी मैं जमीन में उतारूंगा तो मुझे जल के प्रति मेरी जो ड्यूटी है, मेरी जो जिम्मेदारी है, वो मैं पूरा कर पाऊंगा। तो मैं गांव में गया तो मुझे उन्होंने कहा कि साहब हमारे यहाँ तो तालाब है और हमारे यहाँ पानी की बहुत कमी है। तो बहुत वर्ष पहले जब मैं नौकरी में था तो मैंने एक गांव था, उस गांव के अंदर 100 जलघट बनाए थे। 150 लीटर प्रति परिवार पानी की खपत है। आप ऐसा मानिए कि 10 फीट लंबा 10 फीट चौड़ा एक गड्ढा खोदिए और उसको 1 फीट गहरा करिए, उसमें 2700 लीटर पानी आता है। और आप उसे अगर 2 फीट गहरा कर देते तो उसे 5400 लीटर पानी आता है। ये गड्ढा आपको आपके घर के पीछे बाड़े में जगह हो तो करना है। अगर बाड़े में जगह नहीं है, आप शहर में रहते हैं, तो हम ये किसी शासकीय भूमि पर कर सकते हैं, क्योंकि 1 या 2 फीट गहरे गड्ढे में कोई डूब के नहीं मरता है या कोई जान नहीं दे देता है। इतना बड़ा ट्रेंच, इसको खोदने में मुझे लगता है 1 फीट गहरा गड्ढा एक व्यक्ति दिन भर की मजदूरी में खोद देता है, अगर कच्चा पत्थर है, मिट्टी है तो। और यदि उसमें पत्थर थोड़ा हार्ड है तो 2 दिन की मजदूरी में इतना बड़ा गड्ढा खोद सकते हैं। अब देखिए 2700 लीटर पानी 1 फीट गहरा गड्ढा करने में आया, तो 2 फीट गहरा अगर हम गड्ढा करेंगे तो 5400 लीटर पानी आया। 5400 लीटर पानी आया। बरसात में अगर कम से कम, अगर बहुत कम बारिश हुई, 10, 12, 15 इंच बारिश हुई, सूखा भी पड़ गया, तो भी कम से कम वो 10 बार भर जाएगा। और 10 बार भरने का मतलब है एक बार भरने पर 5400 लीटर पानी जमीन के अंदर गया। तो 10 बार अगर वो भरा और पानी जमीन के अंदर उतर गया तो 54,500 लीटर पानी जमीन के अंदर उतर जाएगा। अब आप बताइए, केवल 2 दिन की या 1 दिन की मेहनत लगी और पूरे परिवार का जितना पानी हम जमीन से निकाल रहे थे उतना पानी हमने जमीन के अंदर उतार दिया। प्रकृति का ऋण उतारने के लिए हमें केवल 1 दिन श्रम करना है, अधिकतम 2 दिन श्रम करना है। केवल 2 लोगों को, एक व्यक्ति है तो 2 दिन और 2 व्यक्ति है तो 1 दिन श्रम करना है। हम प्रकृति में जितना पानी लेते हैं उतना पानी हम जमीन में रिचार्ज कर सकते हैं। ये गड्ढा हम किसी पहाड़ी क्षेत्र में भी खोद सकते हैं, ये मान करके कि मैं ठीक है, मैं रतलाम में ले रहा हूँ और मैं ये पानी बिलपाक की किसी पहाड़ी में चुका रहा हूँ। आप देखिए विदेशों में अभी बहुत सारे लोग को एनओसी नहीं मिल पाती है बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाने के लिए। तो भारत के अंदर गरीब देशों के अंदर वह जंगल लगाते हैं और वो जंगल के पेपर्स वहां डिपॉजिट करते, तब जाके उन्हें एनओसी मिल पाती है। अब वो बहुत लंबा विषय, उसमें न जाते हुए अपन और आगे बात करते हैं। ऐसे ही यदि मैं एक किसान हूं, मैं खेती भी करता हूं, तो खेती में जो मेरा अनुभव ध्यान में आया कि 5 हॉर्स पावर का एक पंप 225 लीटर पानी प्रति मिनट डिस्चार्ज करता है। तो 225 लीटर पर मिनट, तो 1 घंटे में तकरीबन 13,500 लीटर पानी वह पंप बाहर जमीन से बाहर फेंक देता है। मैंने एक मोटा मोटा कैलकुलेशन लगाया कि 1 बीघा जमीन है, उसमें मैंने गेहूं लगाया, उसमें 10 बार उसको मैंने पानी देना पड़ा। शुरू बार जब मैंने फसल नहीं लगाई उसके पहले मैंने उसको रेलते समय दिया, सेकंड टाइम अपनी फसल बोने के बाद दिया। अगर 13,500 लीटर पानी 1 घंटे के अंदर दिया तो 10 घंटे कम से कम 1 बीघा जमीन यानी 21,500 स्क्वायर फीट जमीन को पानी देने में मुझे पानी लगा। तो अगर कम से कम मैं 5 बार भी पानी देता हूं तो 1,35,000 लीटर मल्टीप्लाई 5 कर दीजिए, करीब करीब 6 लाख 6.5 लाख लीटर पानी
उस जमीन को दिया, तब जाके 1 बीघा जमीन में मैं गेहूं पैदा कर पाया। अब मुझे लगा कि 1 बीघा जमीन के अंदर मेरा गेहूं का जो प्रोडक्शन आया, अगर मैं मैक्सिमम 1000 किलो भी मानूं, तो आप कैलकुलेशन लगाइए कि आप 6,35,000 लीटर में 1000 का भाग दे दीजिए, आपको ध्यान आएगा कि 1 किलो गेहूं पैदा करने में जिसकी कीमत 18-20 रुपए है, मुझे 650 लीटर साफ पानी का व्यय करना पड़ा। अगर ये आंकड़े मैं एनजीटी में पेश कर दूं या किसी कोर्ट के अंदर प्रस्तुत कर दें, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। कई सारे डेवलप कंट्री को जब ये आंकड़े ध्यान में आए कि हम जो फसल पैदा कर रहे हैं उसमें उसमें सबसे बहुकीमती बहुमूल्यवान पानी बर्बाद हो रहा है, और ये पानी भविष्य में नहीं मिलने वाला, आने वाले कुछ वर्षों में हम तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तो उन देशों ने ऐसी फसलें लगाना बंद कर दी, ऐसी कृषि करना बंद कर दी जिसमें पानी बहुत ज्यादा मात्रा में लगता था। उनने कहा कोई बात नहीं, ये गेहूं अगर ज्यादा पानी ले रहा है तो हमने ये गेहूं पड़ोसी मुल्क से खरीद लेना है। हम ऐसी फसलें पैदा करेंगे जिनमें पानी कम से कम लगता है, और हम उससे वातावरण भी ठंडा रहता है, क्योंकि एक पेड़ 1 से 5 डिग्री टेम्परेचर डाउन कर देता है, केवल वो फल नहीं देता है। तो जो किसान वानिकी की खेती करते हैं, जो बंधु अपने खेत पर मेड़ों के ऊपर पेड़ लगाते हैं, उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि पेड़ टेम्परेचर कम करने की दिशा में कितना महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं। तो इस तरीके से अगर मेरे पास 20 बीघा जमीन है, और 20 बीघा के अंदर अगर मैं 5 बीघे की प्याज लगाता हूँ, 5 बीघे की लहसुन लगाता हूँ, 3 बीघे के आलू लगाता हूँ, मैं गेहूं लगाता हूँ, तो मुझे 20 बीघे का एक कैलकुलेशन बनाना पड़ेगा कि मैंने कितने करोड़ गैलन या लीटर पानी जमीन से विड्रा किया है 20 बीघा जमीन को पिलाने के लिए। तो उतना पानी जब मैं वापस कोई बड़ा तालाब बना करके बरसात का रिस्टोर कर लूंगा, तब ये मानूंगा कि मैंने एग्रीकल्चर बजट जारी किया है। जितना पानी मैं प्रकृति से लेता हूँ उतना पानी मैं प्रकृति को लौटा रहा हूँ। ऐसे मैंने नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे किसानों ने बड़े बड़े तालाब बनाए जिनमें 2-2 करोड़ लीटर पानी बरसात का वो इकट्ठा करते हैं। इस तरीके से जब तक हम चीजों को कमर्शियल वे में नहीं समझेंगे, देखेंगे कि तब तक मुझे लगता है हम कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वातावरण ठंडा होगा, पानी बचेगा, ये बहुत सारी गुड़ी गुड़ी बातें स्लोगन के रूप में, बहुत सारे नारे, ये अच्छा है, बोलने में अच्छा लगता है, संकल्प दिलाना अच्छा लगता है, पर बहुत बड़ा हम इससे कोई काम कर पाएंगे मुझे ऐसा नहीं लगता है। देखिए, विकास की कोई स्पेसिफिक परिभाषा नहीं होती है। इंग्लिश में एक कहावत है, स्पिरिट थ्रिल्स बट किल्स। तेजी में रोमांस है किंतु वह घातक है। बहुत तेजी के साथ हम जो संसाधनों का, जो मूल्यवान संसाधन बचे हैं, प्राकृतिक संसाधन बचे हैं, उनका उपयोग यानी शोषण करते जा रहे हैं। ये लगता बहुत अच्छा है लेकिन ये बहुत घातक है। अब इसको समझने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक नई नवेली बहन जब अपनी ससुराल जाती है और जब वो पहली बार माँ बनने वाली होती है, तो अपनी सासू माँ से कहती है वो कि माँ, उन्हें पहली बार डिलीवरी होने वाली थी, तो अपनी सासू माँ से कहती है कि माँ, मुझे अनुभव नहीं है, मुझे नींद बहुत आती है, और रात को जब मुझे नींद आ जाए, मुझे आज ऐसा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, मुझे लगता है कि आज शायद कोई जन्म लेगा, पर मुझे नींद बहुत आती है, तो मुझे रात को नींद आ जाए तो आप मुझे जगा देना। तब वह माँ जो अनुभवी होती है, वह कहती है उस नई नवेली दुल्हन से, बहू से, बेटी से कि देखो बेटी, ऐसा है, जब वो आएगा तो मैं तुझे क्या जगाऊंगी, तू मुझको तो क्या पूरे मोहल्ले को जगा देगी। मुझे ऐसा लगता है कि विकास खुद बोलता है, विकास अपना परिचय खुद देता है, उसको डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है, उसे बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो आप जो कुछ करते हैं, आप करके देखिए, आप कोई एक उदाहरण खड़ा करिए, लोग अपने आप इंस्पायर्ड होते हैं, आपको देख करके लोग काम करते हैं, क्योंकि आपको अपनी दृष्टि वहां रखना पड़ेगी। जब आप अपनी दृष्टि वहां गड़ा के रखते हैं तो वह चीज अपने आप सुधरने लगती है। जब हम वहां से दृष्टि हटा लेते हैं, जब हम चीजों को इग्नोर करते हैं, तो चीजें बिगड़ने लगती है। तो ये एक तरह का नैतिक शिक्षा जिसको कहते हैं, जिसको समाज में बोध जागरण, नैतिक जागरण करने की आवश्यकता है। हमारी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था कारकुन पैदा करती है। 16 साल की शिक्षा के बाद
आदमी, युवा विद्यार्थी कहता है साहब मुझे प्यून बना दो, मुझे लगता है कि हम कोई बहुत अच्छा विकास नहीं कर रहे हैं। नैतिक शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। तो आज का जो विषय था वो नदियों को लेकर था, जल स्रोतों को लेकर था कि इनके प्रति हमारी सोच, हमारी धारणा, हमारे कैलकुलेशंस हमें वैज्ञानिक तौर पर विकसित करना होंगे, तब हम इस दिशा में कुछ कर पाएंगे। अभी 22 मार्च के दिन मैंने फेसबुक पे एक वीडियो अपलोड किया था कि अभी मेरे यहाँ एक समस्या ये हो गई कि बोरिंग में पानी पीने के बराबर भी नहीं है, और करीब करीब जहां मैं रहता हूँ वहीं पर मैंने 50 से ज्यादा पौधे लगा रखे हैं। तो पहले क्या करते थे, मैं पेड़ों के पास एक मटका लगाता था, नीचे गड्ढा खोद के मटका जमीन में गाड़ देता था, उसको भर देता था। तो और मटके में नए नए मटके बूंद बूंद पानी रिलीज करते रहते थे। पुराने मटके होते थे तो मैं उनसे आलपीन से बहुत बारीक छेद करता था, तो वो पानी करीब करीब 2-3 दिन तक धीरे धीरे बूंद बूंद रिलीज होता रहता था, और वो नीचे ठंडा ठंडा माहौल रहता था। तो मुझे इस तरीके से किसी पौधे को 15-20 दिन पानी देने की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन इस बार अब चूंकि इतने मटके भी संभव नहीं है कि सारे लोग मटके खरीद पाए, मटके ला पाए, छेद कर पाए, तो हमने क्या करा कि किस पेड़ को, किस पौधे को कहाँ पानी देना चाहिए, दिन की 12 बजे उसकी जो छांव गिरती है उस छांव के ऊपर हमें पानी देना चाहिए। जैसे आपको पानी पीना है तो आप मुंह से पिएंगे ना, आपके पैरों में कोई तो डालेगा नहीं। तो पेड़ ने पानी दिन की 12 बजे जहां छांव गिरे वहां पर हमने गड्ढा किया, और उस गड्ढे 2 फीट गहरा गड्ढा किया। वो गड्ढा मैंने तो मशीन से करा था, आप हाथ से भी कर सकते हो, करीब आधा फीट चौड़ा और 2 फीट गहरा। और उस गड्ढे के अंदर मैंने गिट्टी, बजरी, रेत के कण, बालू रेत, या आप नारियल के ऊपर के जो छिलका होता है जिसको अपन डोरी बनती है, ऐसे ऐसे छिलके आप डाल दीजिए और उसके अंदर उस पूरा भर दीजिए, प्लिंथ लेवल तक आ जाइए, और उसके बाद आप 1 बाल्टी पानी डाल दीजिए। आप देखिए उस पेड़ को तकरीबन 1 महीना, 35 दिन, 40 दिन तक वह पौधा बिल्कुल नहीं सूखेगा। और यूं आप अगर बाल्टी भर के डालेंगे तो तीसरे दिन आपको लगेगा कि पौधा मुरझा रहा है। इस तरीके से भी हम अपने बगीचे में, गार्डन में जहां हम रहते हैं वहां पानी की बचत कर सकते हैं। आप चाहें तो फेसबुक पे 22 मार्च को मैंने वीडियो अपलोड किया था, वो आप देख सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बातें जल को बचाने को लेकर थी, नदियों नदियों के संरक्षण को लेकर थी। अब मुझे लगता है इस विषय पर तकरीबन तकरीबन 40 मिनट पूरे हो गए हैं। मैं चाहता हूं कि इस विषय को लेकर अगर कोई प्रश्न है तो आप करिए, क्योंकि विषय इतना बड़ा है कि ये चलता ही रहेगा तो खत्म ही नहीं होगा। आज केवल ध्यान इसको आकर्षित करना था मुझे, इसलिए आपके बीच में आया हूँ। आपने मुझे सुना, इसलिए मैं बहुत आभारी हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ आप लोगों के प्रति कि आपने मुझे इतनी देर धैर्य के साथ सुना। अब आपका कोई प्रश्न है तो जरूर पूछिए।